नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग अलग धार्मिक स्थलों से बुधवार शाम को 10,900 अवैध लाउड स्पीकर को हटा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउड स्पीकर के संबंध में अदालतों द्वारा दिए गए आदेश का पालन कराने के लिए कहा है। पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर लखनऊ, जहां से 2,395 हटाए गए हैं। इसके बाद गोरखपुर 1,788 का नंबर है। इसके अलावा राज्य भर में धार्मिक जगहों पर लगे 35,000 लाउड स्पीकर को लाउड स्पीकर के लिए तय डेसिबल लिमिट के अंदर लाया गया है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस बारे में 2018 में सरकार के द्वारा जारी किया गया आदेश मौजूद है और साथ ही अदालतों द्वारा दिए गए दिशा निर्देश भी हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिला प्रशासन को इन आदेशों का पालन कराने के लिए कहा गया है और उन्हें इस बारे में 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देनी होगी। क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर की वार्ता का फेल होना पहले से ही तय था? क्या राहुल गांधी ने पहले दिन ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी? एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यही दावा किया गया है। ये रिपोर्ट तब आई है जब प्रशांत किशोर के हवाले से सूत्रों ने दावा किया था कि उन्हें नहीं लगा कि कांग्रेस और उसके नेतृत्व ने उनके सुझाव में पर्याप्त दिलचस्पी ली थी, भले ही वे योजना का समर्थन करते दिखाई दिए। एनडीटीवी ने पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि राहुल गांधी ने पहले दिन ही भविष्यवाणी की थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे और कई अन्य नेताओं को भी लगा कि चुनावी रणनीतिकार अन्य दलों के साथ कांग्रेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सूत्रों ने कहा कि समिति के विभिन्न कांग्रेस नेताओं ने उनके प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन पीके से सावधान रहे। रिपोर्ट के अनुसार पीके के प्रस्ताव को आकलन करने वाले समूह के कई लोगों ने महसूस किया कि वो विश्वसनीय नहीं थे और उन्होंने अन्य पार्टियों के साथ काम करना जारी रखते हुए कांग्रेस के मंच का उपयोग करने की योजना बनाई। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से ये भी खबर दी कि पीके या तो कांग्रेस अध्यक्ष का राजनीतिक सचिव या उपाध्यक्ष बनना चाहते थे। आज जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। ये एक सप्ताह में दूसरी बार होगा जब सीएम नीतीश कुमार इफ्तार के मौके पर तेजस्वी यादव के साथ दिखेंगे। पिछली बार जब वे आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे तो सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगी थी। तो इस बार जेडीयू की ओर से आरजेडी को भी न्योता भेजा गया है। ये न्योता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, जगदानंद सिंह, तेज प्रताप आदि को निमंत्रण दिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी के आयोजन को लेकर बुधवार शाम को बवाल हुआ। विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित महिला महाविद्यालय में छात्रों और टीचर्स ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन कुछ छात्रों ने इसे नई परंपरा बताते हुए विरोध किया है। इसके बाद छात्रों के एक गुट ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन का उनके आवास के बाहर ही पुतला फूंक दिया। कुलपति का पुतला फूंकने वाले छात्र शुभम का कहना है कि छात्रों के मुद्दों पर कुलपति पूरी तरह अलग हो जाते हैं, जबकि इफ्तार पार्टी के लिए उनके पास काफी वक्त है। उन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी का आयोजन विश्वविद्यालय की परंपरा से हटकर किया गया है। उन्होंने कुलपति को हिंदू विरोधी बताया, जबकि आशीर्वाद नाम के छात्र ने कहा कि वो बीते 5 साल से विश्वविद्यालय में हैं और कभी यहां पर इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा यह तुष्टीकरण की कार्रवाई है। भारत और रूस के संबंधों को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध दशकों से चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए रूस से संबंध बनाना उस समय की जरूरत थी जब हम उनके पार्टनर बनने की स्थिति में नहीं थे। अब हम भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी धीरे धीरे और मजबूत हो रही है और निश्चित तौर पर चीन इसका एक बड़ा अहम हिस्सा। रूस द्वारा पोलैंड और बुल्गारिया को गैस आपूर्ति बंद करने के फैसले के बीच रिपोर्ट है कि यूरोप के 4 गैस खरीदारों ने रूस को रूबल में भुगतान किया है। रूस की गैस की दिग्गज कंपनी के हवाले से यह रिपोर्ट आई है। नाम छुपाने की शर्त पर कहा गया है कि 10 यूरोपीय कंपनियों ने रूस की भुगतान मांगों को पूरा करने के लिए गज़प्रोम बैंक में पहले ही खाते खोल दिए हैं। बता दें, रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद रूस ने ऐलान किया था कि वो रूबल में ही भुगतान लेगा और ऐसा न करने वालों के लिए गैस की आपूर्ति बंद कर देगा। मालूम हो कि रूस 23 यूरोपीय देशों को पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति करता है। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया जल्द ही एक बड़ी डील कर सकती है। विमानन कंपनी ने एक दूसरी किफायती विमानन सर्विस देने वाली कंपनी का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है। एयर इंडिया एयर एशिया इंडिया के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा है। एयर इंडिया ने एयर एशिया इंडिया के लिए अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्तावित सौदे के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मांगी है। एयर इंडिया एयर एशिया इंडिया को खरीद सकती है। गौरतलब है कि एयर एशिया इंडिया में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की 83.67% हिस्सेदारी है। सीसीआई में दायर किए गए याचिका में यह बताया गया है। बता दें, निश्चित सीमा से अधिक हिस्सेदारी के सौदे के लिए सीसीआई की मंजूरी जरूरी है।
भारत में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर उछाल आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 3,303 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोरोना के 2,563 मरीज ठीक भी हुए हैं और 39 मरीजों की मृत्यु हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 16,980 हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।